हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टीच फॉर एग्जाम। आज है 3 अप्रैल और आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन है? जो ये 2023-24 का समग्र विजेता है, ये जो है महाराष्ट्र की टीम है। और जो पुरुष और महिला दोनों की जो टीमें हैं, पुरुष और महिला दोनों ही महाराष्ट्र की टीमें हैं, पुरुष और महिला। और ये 27 मार्च से 1 अप्रैल तक हुआ था, ये दिल्ली में। जो खो खो चैंपियनशिप हुई थी ये दिल्ली में हुई थी 27 से 1 अप्रैल तक, 27 मार्च से 1 अप्रैल तक। और जो इसका मैस्कॉट था, इसका जो मैस्कॉट है ये धाकड़ है। धाकड़ इसका मैस्कॉट है। और इसमें जीतने वाले को 3 लाख का इनाम है। और जो खो खो में जो प्लेयर होते हैं, प्रत्येक टीम में 9 प्लेयर होते हैं। प्रत्येक टीम में, खो खो के प्रत्येक टीम में 9 प्लेयर होते हैं। तो ये महाराष्ट्र हो गया जो कि चैंपियनशिप 2023-24 का विजेता है, पुरुष और महिला दोनों का, दोनों ही महाराष्ट्र। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारोत्तोलक कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है, कुंजरानी देवी है, रेणु बाला है या मीराबाई चानू है? ये तो क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय जो है वेट लिफ्टर में ये मीराबाई चानू है। ये मणिपुर की रहने वाली हैं। ये मणिपुर की रहने वाली हैं। और ये 49 kg में, ये 49 kg में कैटेगरी में क्वालिफाई की है, जो कि 2024 में पेरिस में हो रहा है। इससे जो पहले हुआ था 2020 वाला, ये टोक्यो में हुआ था, जापान में। इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इसके साथ साथ ओलंपिक से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। प्रथम भारतीय, तो ये थे के डी जाधव जी। ये थे के डी जाधव, जो कि 1952 में जीता था कुश्ती में। ये प्रथम भारतीय थे। और इसी के साथ साथ पूछ लिया था एक और क्वेश्चन कि प्रथम महिला कौन है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता हुआ है? तो जो प्रथम महिला है ये है कर्णम मल्लेश्वरी। ये जो प्रथम महिला है जो कोई भी पदक जीती हैं, ये कर्णम मल्लेश्वरी है, जो कि 2000 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें जीता। सिडनी में जो 2000 का ओलंपिक हुआ था उसमें जीता था। इन्होंने भी कांस्य पदक जीता था और इन्होंने भी कुश्ती में कांस्य पदक ही जीता था। तो और ये जो हो गई महिला में हो गई, जो पहली महिला है ये कर्णम मल्लेश्वरी जी है। ये भारोत्तोलक में ही जीती थी, कांस्य पदक ही जीता था इन्होंने 2000 में। तो ये हो गई मीराबाई चानू, जो एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक हैं जो क्वालिफाई कर पाई हैं। ये है मीराबाई चानू। डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे है? नीति आयोग, आरबीआई, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? इसका संबंध आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना जो है ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पे। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे, जिसे शाही आयोग भी कहते हैं। इसका शुरुआती में हेडक्वार्टर जो था वो कोलकाता में था, लेकिन अभी जो है वो मुंबई में है। और इसका सिंबल जो है ये ताड़ का वृक्ष है और ये बंगाल रॉयल टाइगर है। तो इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, ये एजेंसी आरबीआई ने इसलिए बनाई है क्योंकि जो ऐप के माध्यम से बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं लोन के नाम पे, तो उसके लिए आरबीआई ने क्या किया, एक डिजिटा ऐप बनाया है। डिजिटा ऐप बनाया है उसने, क्या कि डिजिटा ऐप बना के जितने भी आरबीआई के द्वारा वेरीफाइड ऐप हैं जिनके माध्यम से आप लोन ले सकते हैं, उन सब का लिस्ट दे दिया है डिजिटा ऐप में। तो अगर किसी को भी अगर लोन लेना है किसी भी ऐप के द्वारा, तो पहले वो डिजिटा ऐप में जाके ये वेरीफाई कर ले कि वो ऐप की लिस्ट इसमें है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो फ्रॉड ऐप। इसीलिए आरबीआई ने डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी बनाई है, ताकि ये
फ्रॉड को देख सके और मॉनिटर कर सके। हाल ही में फोन पे ने अपने उपयोगकर्ता के लिए किस देश में न्यू नियो पे टर्मिनल के माध्यम से यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ की है? तो ये जो प्रारंभ किया है फोन पे ने, ये किया है यूएई में। ये यूएई में किया है। यूपीआई का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है अक्सर। ये इसका यूपीआई का है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और ये है यूएई। यूएई में शुरू करने वाला और यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय जो देश है वो है फ्रांस। ये है यूएई। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 सूत्रीय प्रस्ताव किया है? ये संस्कृत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत ने नेपाल के साथ ये प्रस्ताव किया है। नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है। काठमांडू है और काठमांडू में जो है सार्क का मुख्यालय है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और जापान की राजधानी टोक्यो है। और अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि काला पानी और लिपू लेक का विवाद जो है, काला पानी और लिपू लेक विवाद, ये किन दो देशों के बीच में है? तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में ये विवाद है। और जो नेपाल की सीमा से लगने वाले जो भारतीय राज्य हैं तो वो टोटल 5 हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और ये है सिक्किम। ये टोटल 5 राज्य हैं जो कि सीमा बनाते हैं नेपाल से। और नेपाल के साथ भारत के जो अभ्यास होते हैं वो 2 अभ्यास हैं इनके जो भारत के साथ अक्सर होते हैं, सूर्य किरण और जो ये 2 अभ्यास होते हैं इनके साथ, नेपाल और इंडिया के साथ, सूर्य किरण और शांति प्रयास। ये जो 2 अभ्यास हैं ये नेपाल और इंडिया के बीच होते हैं। हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तो ये जो हंगरी के नए जो राष्ट्रपति बने हैं ये बने हैं तमास सुलियोग जी। ये हैं तमास सुलियोग जी। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये पहला देश बनने वाला जो है ये गर्भपात को जो संवैधानिक अधिकार देने वाला है ये फ्रांस है। हाल ही में चर्चा में रहा अफार ट्रायंगल का संबंध किससे है? तो अफार जो ट्रायंगल है इसका संबंध जो है वो अफ्रीका से है। और जो अफार ट्रायंगल है अफ्रीका की धरती पे क्या है, बीच में दरार बनने शुरू हो गए अफ्रीका में। और वैज्ञानिकों का मानना है कि 5 से 10 मिलियन वर्ष में, ये 5 से 10 मिलियन वर्ष में यहाँ पे महासागर का निर्माण हो जाएगा। और ये इसलिए दरार फैलते जा रही है क्योंकि नीचे जो है मैग्मा है, और जो मैग्मा है मैग्मा फैल रहा है। मैग्मा जो फैल रहा है तो उसमें खिंचाव आ रहा है। खिंचाव तो अगर मैग्मा में खिंचाव आ रहा है तो इसलिए ये दरार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो बढ़ते बढ़ते ये सागर बन जाएगी। और यहाँ पे जो है ये अफ्रीका हो गया। और ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये यहाँ पे बन रहा है। और यहाँ पे 3 प्लेटें हैं, एक न्यूबिनियन प्लेट है, एक अर्बियन प्लेट है और एक सोमालियन प्लेट है। ये तीनों प्लेट यहाँ पे हैं। और ये है आपका लाल सागर और ये गल्फ ऑफ अदन, ये अदन की खाड़ी है। और 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, ये अक्सर ये पूछ लिया जाता है। और ये है भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जो है वो स्वेज नहर है। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और लाल सागर को गल्फ की खाड़ी से कौन जोड़ता है? तो जो लाल सागर को ये अदन की जो खाड़ी से जोड़ने वाला है वो यहाँ पे है। इसे आंसुओं का द्वार भी कहते हैं और इसको आंसुओं का द्वार भी कहते हैं। और
बाब उल मंदेव भी कहते हैं, बाब उल मंदेव, और आंसुओं का द्वार, बाब उल मंदेव, यहाँ पे एक संधि है, बाब उल मंदेव, गल्फ ऑफ लाल सागर को जो गल्फ ऑफ अडन से जोड़ती है, ये बाब उल मंदेव है। हाल ही में यूरोपीय शेंगेन यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो यूरोपीय जो शेंगेन यात्रा क्षेत्र इनसे शामिल होने वाले बुल्गारिया और रोमानिया है। यूरोपीय शेंगेन जो है एक तरह से एग्रीमेंट है, यू में कुल 27 देश हैं, हालांकि सारे देशों के बीच में नहीं है ये, लगभग लगभग 23 देशों के बीच में है। तो ये एक तरह का एग्रीमेंट है जो ये एक दूसरे देश में आने जाने के लिए किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, तो इसके लिए जो है ये यूरोपीय शेंगन यात्रा एग्रीमेंट करते हैं, जो कि 27 देशों में लगभग लगभग 23 देशों में, तो उसमें बुल्गारिया और रोमानिया भी शामिल हो गई हैं। और क्रोएशिया के बारे में तो पता है, ये यूरो को अपनाने वाला ये नवीनतम देश है। इसके साथ ही कुल 20 देशों ने यूरो को अपना लिया है। और ये रोमानिया की जो राजधानी है वो बुखारेस्ट है, और जो बुल्गारिया है इसकी राजधानी सोफिया है। हाल ही में जूडिथ सुमिनोवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो जो जूडिथ सुमिनोवा है, ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला पीएम बनी हुई हैं, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। इसको डीआरसी कहते हैं, डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो इसको कहते हैं, और कांगो लोकतांत्रिक, और इसको जायरे भी कहते हैं, जायरे कहते हैं। और इसकी जो राजधानी है वो किसांस है, कांगो जो लोकतांत्रिक गणराज्य इसकी राजधानी किसांस है। ये हो गई कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये हो गई डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, और ये हो गया कांगो बेसिन। कांगो बेसिन में जो है ये सबसे छोटी जो जनजाति होती है यहाँ पे रहती है पिग्मी, पिग्मी समुदाय रहता है, जिसकी हाइट सबसे कम है, सबसे छोटी जाति के, सबसे छोटी हाइट के, जाति नहीं सॉरी, सबसे छोटी हाइट के जो लोग रहते हैं ये पिग्मी समुदाय यही कांगो बेसिन में रहता है। और जो कांगो बेसिन में ये कांगो बेसिन, और यहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है ये नील नदी के बाद से जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये कांगो नदी है। कांगो नदी नंबर 2 पे है और नील नदी नंबर 1 पे है। और यहीं पे पाया जाता है लिविंग स्टोन जलप्रपात। नील नदी सबसे बड़ी नदी है और कांगो नदी दूसरे नंबर पे है। और इसमें अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो वो कांगो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, वो कांगो है। इसके साथ साथ कर्क रेखा को पूछ लिया जाता है, तो जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है ये है माही नदी। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है, मकर रेखा को 2 बार जो काटने वाली नदी है वो लिम्पोपे है, लिम्पोपे नदी। हाल ही में किस राज्य के बिहू ढोल को जीआई टैग दिया गया है? तो बिहू नाम आते ही, तो ये तो सबको पता है कि बिहू नाम आते ही असम में एक साथ लगभग 19 प्रोडक्ट को दिया गया है जीआई टैग।
जीआई का फुल फॉर्म ग्राफिकल इंडिकेटर होता है, और जो कि जिसमें नंबर 1 में है उत्तर प्रदेश, जिनके कुल 69 पे है। दूसरे पे है तमिलनाडु, और असम को अभी 19 दिया गया है, जिसमें कि बिहू ढोल, जापी, बांस की टोपी, ये बांस की टोपी है, ये बिहू ढोल है, और भी बहुत सारे लगभग लगभग 19 प्रोडक्ट को दिया गया है। और जो हाल ही में यूपी में दिया गया है, यूपी में दिया गया है बनारस की, यूपी में जो दिया गया है ये बनारस की जो है पेड़ा, शहनाई, और ढोल, और मथुरा में जो दिया गया है वो सांझी क्राफ्ट, जो कि राधा रानी की पेंटिंग है, सांझी क्राफ्ट को दिया गया है। तो इसमें जीआई टैग में जो है यूपी नंबर 1 में है, जिसके कुल 69 प्रोडक्ट हैं, और जो तमिलनाडु है नंबर 2 पे है, और असम असम को अभी दिया गया है 19 एक साथ। और जो पहला जीआई टैग दिया गया था ये 2004 में दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को वेस्ट बंगाल को, और ये 10 साल के लिए मान्य होता है। हाल ही में विश्व आर्टिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व आर्टिज्म जागरूकता दिवस जो मनाया जाता है, ये प्रत्येक साल में 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस भी कहते हैं। और इसकी जो थीम है इतिहास और महत्व, इस बार की जो थीम है इतिहास और उसके महत्व, ये जो थीम है। थैंक यू दोस्तों। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।